दोस्तों आज की वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, जहां आपके दिमाग में डाउट आते हैं कि क्यों क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, क्यों पीसीसी करते हैं, क्यों वायर मैश यूज़ करते हैं, क्यों बोल्ट प्रोवाइड करते हैं, क्यों इंसर्ट प्लेट प्रोवाइड करते हैं, और भी काफ़ी क्वेश्चन जो क्यों से स्टार्ट होते हैं वो इस वीडियो में आप देखोगे। साइट पे जैसे ही जाओगे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और ये डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर होंगे। एक फ्री इंटर्नशिप वीडियो आप इसको बोल लो, फ्री में आपको मैं कंप्लीट सीरीज प्रैक्टिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो 50 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है, तो कंप्लीट देखोगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। क्यूब से लेके हर चीज़ इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी, तो कंप्लीट वीडियो देखना। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज का टॉपिक हमारा है क्रैंक्स बार पे। आप उसको बेंट अप बार बोलो या क्रैंक बार बोलो, उस पे हमारा टॉपिक है। उसका मैं लाइव आपको दिखाऊंगा हम बनाते कैसे हैं क्रैंक बार, उसका कटिंग लेंथ क्या आएगा और उसकी जो बेसिक चीज़ें रहती हैं वो सब मैं आज आपको क्लियर करता हूँ। पूरा वीडियो देखना, काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम बेंट अप बार बनाते कैसे हैं। उसके बाद मैं आऊँगा थ्योरेटिकल पार्ट पे कि हम उसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो आप सामने देख रहे हो मेन फंडा कि बेंट अप बार बनाते कैसे हैं। अभी बात आती है कि बेंट अप बार प्रोवाइड क्यों करते हैं। वो मेनली बेंट अप बार हम प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारी, आपने पढ़ा ही होगा क्लासेस में कि दो टाइप की बेंडिंग मूवमेंट होती है। एक होती है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, एक होती है पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। जहाँ हॉगिंग बोलो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को और सैगिंग बोलो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को। तो मेनली जो सपोर्ट्स होती हैं, बीम की सपोर्ट्स हो गई, जहाँ ऐसी कोई सपोर्ट होगी तो सबसे ज़्यादा वहाँ नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट वहाँ सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ शेयर फोर्स बोलो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सपोर्ट्स पे। तो वहाँ स्लैब फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं, इन द सेंस मतलब एक्स्ट्रा बार वहाँ प्रोवाइड करते हैं। जो बेंट अप बार होता है वो दोनों काम वहाँ करता है, जो हमारी नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है उसको भी काउंटर करता है और जो हमारी पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है उसको भी काउंटर करता है। अगर इन सिंपल सेंस में बोलो तो अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछे कि क्यों हम क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, तो दो चीज़ें आपको बोलनी है। एक तो बोलना है कि आप नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है जो उसको काउंटर करता है, दूसरा वो जो वहाँ शेयर फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो शेयर फोर्स को भी वहाँ वो कम करता है। ये दो आप फंडा अगर बोल दोगे तो आपको एग्जाम्स पे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ जो अगर हम वहाँ पे क्रैंक बार प्रोवाइड नहीं करें तो वहाँ आपको स्टील की क्वांटिटी बढ़ानी जा सकती है, क्योंकि एक्स्ट्रा बार वहाँ ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा काउंटर के लिए, नहीं तो ब्रिटल फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक तो आपकी स्टील की क्वांटिटी भी कम लगेगी और इसमें आपका खर्चा भी कम होगा। दूसरी चीज़, अभी जैसे सामने आप देख रहे हो, मतलब सिंपल वे है इसको करने का, लेकिन एक दिक्कत जो साइट पे साइट इंजीनियर्स को आती है कि इसकी हम कटिंग लेंथ कैसे निकालें, वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। पहले आप देख लो लाइव कि कैसे क्रैंक बार तोड़ा जाता है। और एक चीज़ आप इसमें ध्यान देना कि मतलब जो देखो इसमें स्पेसिंग है दोनों में 150 mm की, 155 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। तो पहले मेन बार डलेगा नीचे, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर जो बार डलेगा उसके ऊपर उसका क्रैंक टूटेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब साइड पे करवाओगे आप काम। मैं स्लैब की वीडियो लाने वाला हूँ जल्द, उसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं, 1 वे 2 वे, सब मैं क्लियर करने वाला हूँ आगे आपको। अभी मैं बात करूँ अपने थ्योरेटिकल पार्ट की, तो ये चीज भी आपको जरूर देखनी है। थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको बोरिंग लग सकता है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो बात करता हूं, जैसे आपने स्लैब पे देखा, ये आगे हमारी स्लैब में एग्जांपल ले ली, ठीक है, और ये यहाँ बीच बीच में थे हमारे बीम, ये बीम था, ये बीम था, एक एग्जांपल है। स्लैब आ गई, बीम आ गए और क्रैंक बार हमने एक साइड प्रोवाइड किया है। जहां 2 वे होगी, ध्यान रखना, जहां 2 वे होगी वहां मेनली डबल साइड क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ एक साइड क्रैंक बार प्रोवाइड किया है। ये हमें ड्रॉइंग में मेंशन होता है कि कहाँ कहाँ आपको प्रोवाइड करना है क्रैंक बार और कहाँ नहीं। तो यहाँ हमने एक साइड क्रैंक बार प्रोवाइड की है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, पहला क्रैंक, दूसरा, फिर यहाँ आएगा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, छठा, आठवां, ये क्रैंक बार हो गया, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या देखनी है, देखो ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को काउंटर करेगा और ये पार्ट पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को काउंटर करेगा। इधर से भी आपको क्लियर हो गया। अभी मेन आपको मेरा थ्योरेटिकल पार्ट लाने का फंडा ये था कि हम इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखो जो ये बार आएगा सीधा, तो इसमें लैब डाल के आप सीधा डाल सकते हो, लेकिन इसका कटिंग लेंथ निकालना काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है आपको। अगर आप जब साइड पे जाओगे, बार बेंडिंग शेड्यूल बनाओगे, तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो उसका आज मैं लेके आया हूं। तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले जितने की स्लैब आपकी, हमारी स्लैब है यहाँ 125 mm की स्लैब है, ये नोट कर लेना है जितने की स्लैब हो आपकी। फिर देखो एक फार्मूला, इसको निकालते हैं हम साइन थीटा और ट्रिग्नोमेट्री के वे से, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको थंब रूल पकड़ के चलो, यहां भी होगा, आपको यही करना है, डोंट वरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है।
0.43D याद रखना। अभी D 0.43 कांस्टेंट वैल्यू हो गई, D हमारा हो गया क्या, वो निकालना है ऐसे स्लैब की उसकी डेप्थ। तो 125 की हमारी स्लैब है, 125 दोनों तरफ में हमने 25-25 mm कवर प्रोवाइड किया, नीचे और ऊपर भी, ठीक है। माइनस डाया आप बार जितने का डाया आप यूज कर रहे हो, 8 का 10 का 12 का जो भी डाया है, तो 125 माइनस 50 दोनों तरफ से कवर, माइनस 10 mm का हम बार यूज कर रहे हैं, तो आ गया हमारा 65 mm, ठीक है। 65 mm आ गया, ये आ गया हमारा। अभी क्या हम फार्मूले पुट करेंगे सीधा 0.43 इंटू 65 mm जो भी आपका आएगा, तो आया हमारा 27.95। ये आ गया एक क्रैंक बार की एक्स्ट्रा लेंथ आपको जो ऐड करनी है जब आप कटिंग लेंथ दो, ठीक है। नंबर ऑफ क्रैंक कितने थे हमारे 8, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 223.6 mm हमें एक्स्ट्रा सरिया देना है जब भी हम कटिंग कराए। देखो अगर मैं एग्जांपल लूं इसकी भी, तो हमारा अगर ये है 15 मीटर का, ठीक है, 15 मीटर का है, तो एक सरिया 12 मीटर का आ गया हमारा, दूसरा सरिया हमारा 3 मीटर का आ गया, 3 मीटर प्लस इसका लैप तो 10, तो 500 प्लस 500, ठीक है, ये आ गया। और प्लस क्रैंक बार, जितने क्रैंक बार हो उसमें, अगर एक क्रैंक बार है 27.95, अगर दो हैं प्लस एक और, वैसे ही जितने क्रैंक बार हो उतने ऐड करते जाना। मेन आपको ध्यान क्या रखना है, 0.43 इंटू डी। डी क्या होगा, डेप्थ वैसे जैसे निकालनी है, आप नोट कर लो, आप इजिली इसको कर सकते हो, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वाई वी यूज डबली रीइंफोर्समेंट बीम। हम क्यों यही प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ होते क्या है। सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम क्या है, तो इसमें क्या होता है हमारा, ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जो सिंगली रीइंफोर्समेंट की बीम क्या है कि हमारी जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड होती है, ये न्यूट्रल एक्सिस आ गई हमारी, ये हमारा आ गया कंप्रेशन जोन, ये आ गया हमारा टेंशन जोन। तो उसमें क्या करते हैं आप सिंगली रीइंफोर्समेंट में, मतलब सिर्फ टेंशन जोन में हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो पॉसिबल होता ही नहीं है, आपने देखा होगा, मतलब कहीं भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। कॉपिंग वोपिंग हो गई, मतलब कॉपिंग को आप सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम बोल सकते हो ऐसे, मतलब यहाँ प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम टेंशन जोन में ही प्रोवाइड करेंगे। अगर सिर्फ हम टेंशन जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो बीम क्या हो जाएगा, बिल्कुल ब्रिटल एकदम से, मतलब क्रैक क्रिएट होंगे और कब कोलैप्स हो गया वो पता ही नहीं चलेगा। तो सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम हम कहीं प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और अगर प्रोवाइड भी करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ टेंशन जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। गांव में एक दो बार देखा हुआ है कि सिर्फ मतलब टेंशन जोन में मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे वो प्रोवाइड कर देते हैं, नीचे 100 mm छोड़ देंगे, ऊपर भी 100 mm, बीच में हमारा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, और ये बीम फेलियर होने के चांसेस हैं, और मतलब इसका कोई काम ही नहीं है अगर आप ऐसे प्रोवाइड करोगे, क्योंकि वो ना तो टेंशन में काम करेगा, अगर बाई चांस ये बीम है हमारा यहाँ लोड पड़ेगा तो अगर लोड पड़ रहा है तो बकलिंग होगा, मतलब बीच में आपने सरिया प्रोवाइड किया तो उसका कोई परफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ जब लोड पड़ेगा यहाँ, तो यहाँ से हमारा क्रैक आ गया बीम में, बीच में अगर पॉइंट लोड पड़ेगा, या नीचे से हमारा यहाँ से क्रैक होगा, तो बीच में उसका काम कोई नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा डबली रीइंफोर्समेंट बीम। तो क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले डबली रीइंफोर्समेंट बीम क्या है, जिसमें हम टेंशन बार और कंप्रेशन बार दोनों जगह अपनी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारा कैंटिलीवर बीम है तो हमारी मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट ऊपर रहेगी और कम नीचे, और अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूस बीम है तो उसमें क्या होगा, कंप्रेशन जोन में हमारा लगा लो एग्जांपल ले ली 3 सरिया होगा टॉप में, और बॉटम में हमारा 4 सरिया होगा, या 6 यहाँ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और साइड बार हमारा रहेगा। ये आ गया हमारा डबली रीइंफोर्समेंट बीम क्या है, जहाँ हम दोनों तरफ अपनी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और साइड पे या घर बनाने में हर जगह हम कौन सा बीम यूज़ करते हैं, हमारा डबली रीइंफोर्समेंट बीम ही यूज़ होता है। तो हमारे इसके यूज़, हमारा आज का टॉपिक था इसके यूज़ करने के क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला रहता है हमारे डेप्थ रिस्ट्रिक्टेड, मतलब यहाँ आपको डेप्थ कम देनी है, ठीक है, तो वहाँ आप डबली रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब टेंशन जोन में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो अच्छे से, और टॉप में, तो उसकी आप डेप्थ डिक्रीज कर सकते हो इस वे से। तो पहला रीज़न ये रहता है हमारा प्रोवाइड करने का। दूसरा रीज़न रहता है मतलब अगर बेंडिंग मोमेंट हाई है, ठीक है, तो यहाँ हमारा लोड पड़ रहा है जो भी, तो हमारा जब बीम क्लैप्स होगा मतलब तो कैसे होगा, यहाँ आएगा, तो हमने जो टेंशन बार प्रोवाइड किए होंगे वो इसको काउंटर कर लेंगे, और जो कंप्रेशन ऊपर होगा मतलब, और ऊपर से कैसे हमारा ऐसे बनेगा, तो हमारे कंप्रेशन बार उसको ले लेंगे, तो ये बीम फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये था हमारा
तीसरा है हमारा मेंबर सब्जेक्टेड टू शॉक और इम्पैक्ट, मतलब यहाँ पे हमें मतलब पता है कि एकदम से लोड आने वाला है या काफ़ी लोड आने वाला है, जहाँ शॉक से लोड आएगा तो वहाँ भी हम डबली रीइंफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो बीम है वो फेल ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और मेन फंडा क्या है इनका, एक उसमें क्या करते हैं सिंगली में टेंशन जोन में ही सिर्फ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और डबली में क्या करते हैं दोनों तरफ हमारी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड रहती है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारी वॉल्स रहती हैं, घर पे भी आपकी हाउस होगा या बिल्डिंग में देखा होगा कि उसमें क्रैक क्रिएट हो गए होते हैं, मतलब उनको बोलते हैं हेयर पिन क्रैक भी होते हैं और बड़े क्रैक भी होते हैं। वो क्यों क्रिएट होते हैं वो मैं बात करने वाला हूँ। और सामने देख रहे हो हमारी एक मतलब मैश सी है, मतलब ये एक गैल्वेनाइज्ड उसकी, तो ये क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, बाकी आपने देखा होगा साइड पे प्रोवाइड करते हुए, लेकिन अच्छे से आपको पता नहीं होगा रीज़न क्या है प्रोवाइड करने का, तो वो मैं आज उस पर बात करने वाला हूँ। पहले तो एक चीज़ ये है कि आपको ये 150 mm की मतलब लैप मतलब कटिंग करनी है। पहले कटिंग कर लो फिर मैं बताऊंगा लगेगी कहाँ। अभी सामने देख रहे हो जहाँ हमारा कंक्रीट जॉइंट है और नीचे एसीसी ब्लॉक जॉइंट है, जहाँ जो भी मैसनरी यूज़ की हुई है, तो इनके जॉइंट में आपको ये प्रोवाइड करनी है। क्यों प्रोवाइड करनी है, आपने देखा होगा कि कभी भी उनका जॉइंट मिला नहीं होता है, मतलब क्रैक होते ही होते हैं। जहाँ भी आपका कंक्रीट होगा और मैसनरी स्टार्ट होगी वहाँ आपका क्रैक होगा। तो इस क्रैक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वायर मैश यूज़ करते हैं। यहाँ ये होती है हमारी गैल्वेनाइज्ड वायर मैश, और ये 25 बाय 50 mm की होती है। और मतलब इसकी जगह आप यूज़ कर फाइबर भी यूज़ कर सकते हो, स्टील फाइबर यूज़ करो 6 mm का, या दूसरा फाइबर यूज़ करो, लेकिन आप यो मैश यूज़ करोगे बहुत अच्छा है प्रोवाइड। अगर इसमें अच्छा जॉइंट बनेगा और क्रैक्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा कंक्रीट का मतलब थर्मल एक्सपेंशन अलग होता है, मतलब और ब्लॉक अलग, और इसमें क्या होगा अलग अलग वो होता, तो इसमें क्या होगा क्रैक क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको आप बाहर भी प्रोवाइड कर सकते हो, अगर मतलब प्लास्टर बाहर में प्लास्टर करवा रहे हो, अगर 20 mm से ज़्यादा प्लास्टर हो जाता है तो आप वहाँ इसको प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन मतलब वहाँ पे चांसेस रहते हैं क्या होगा कि क्रोजन लग के वहाँ टूटने के, प्लास्टर टूटने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो बाहर अगर नहीं भी प्रोवाइड करोगे तो चलेगा, अंदर आपको मतलब यहाँ भी जॉइंट होगा आपको वहाँ प्रोवाइड करना है। अगर आप वायर मैश प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो आपको वहाँ अपने जो मोटार होगा मिक्स होगा वहाँ पे उसमें फाइबर यूज़ करना ही करना है। तो सामने देख रहे हो मतलब ये बंडल बनाए रहते हैं इसके 150 के। और इसमें मेन चीज़ क्या है ध्यान रखनी है, जहाँ भी आपका जॉइंट होगा तो 75 mm एक तरफ चढ़ाना है, 75 mm आपका दूसरी तरफ चलना ही चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे हम इसको मतलब उसमें लगाते हैं। तो ये सामने देख रहे हो, देखो 75 mm मतलब एसीसी ब्लॉक पे और 75 mm नीचे। तो मेन फंडा क्या है, मतलब हेयर पिन क्रैक से बचने के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं, और मतलब दोनों का अच्छे से जॉइंट बन जाए तो इसके लिए हम इसको अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप इसको हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो civilsitevisit.com पे। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। इसका सेम काम होता है जैसे मैंने सामने देख रहे हो हॉकिंग की हुई है, मतलब मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी हॉकिंग, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो सेम वर्क है इसका भी वायर मैश का प्रोवाइड करना है। किस लिए प्रोवाइड करना है, मतलब दोनों प्लास्टर में जो पुराना कंक्रीट होगा और एसी ब्लॉक में अच्छे से जॉइंट बन जाए, मतलब उसमें फिनिशिंग अच्छी हो जाए, और बाद में कोई भी इन फ्यूचर आपको क्रैक नहीं दिखा। नहीं तो आपने देखा होगा कि पपड़ी उठने शुरू हो जाती है या उधर क्रैक्स पड़ी जाती हैं, धीरे धीरे क्रैक बड़े होते जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको वहाँ हमेशा जॉइंट पे वायर मैश यूज़ करनी है, और प्लास्टर में आपको फाइबर यूज़ करना ही करना है, ठीक है। कोर कटर पे, मतलब कोर कटर क्या है, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्यों होल करते हैं कंक्रीट में, तो उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो होल प्रोसेस दिखाऊंगा मैं वीडियो में, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक क्या प्रोसेस रहता है। तो साथ साथ में हमारा प्रोसेस चलता रहेगा और मैं साथ में बताता जाऊंगा कि उसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेन चीज़ें आपको क्या नोटिस करनी चाहिए कोड कटर में, और करते क्यों है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सामने मतलब एक पॉइंट हमने मार्किंग कर ली है कि इस पॉइंट पे हमें होल करना है, एक मतलब कोर करने है कंक्रीट में, तो मार्किंग कर ली है। तो मशीन से हम साथ साथ में करते जाएंगे। अब आती है बात कि हम करते क्यों हैं, मतलब कोर कटर यूज़ कंक्रीट में होल करते क्यों हैं। दो चीज़ें रहती हैं, एक तो मतलब टेस्टिंग के लिए, हम इसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कोर मतलब होल करते हैं कंक्रीट में, एक कोर सा निकाल देते हैं। एक आपने कोर कटर मतलब उसमें सैंड टेस्ट में देखा होगा, लेकिन इसमें कंक्रीट में हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम उसमें कोर करते हैं। और दूसरा हम यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हमें यहाँ पे मतलब एसी की लाइन आएगी, मतलब एसी डक्ट होने वाला है यहाँ पे,
तो उसके लिए हमें यहाँ कोर कर रहे हैं। यहाँ हमारा टेस्टिंग के लिए कोर नहीं हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग का भी यही सेम प्रोसीजर रहता है। जिस चीज़ का आपको टेस्टिंग करना है, मतलब जिस कंक्रीट का, जिस स्ट्रक्चर का, तो वहाँ इस मशीन से मतलब कोर कर लेंगे। 2-3 टाइप की मशीन यूज़ होती हैं, एक डायमंड वाली होती है, एक बेड कटर होता है। तो यहाँ हमारा बेड कोर कटर यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है, हम मतलब कोर करके एक सिलेंडर शेप का एक कंक्रीट का पीस निकाल लेंगे। उसकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं मशीन पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन पे। तो वैसे ही सेम प्रोसीजर रहता है जैसे आप क्यूब टेस्ट करते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला है नहीं कोर कटर पे, तो आप मतलब कंटिन्यू देखते जाओ प्रोसीजर कैसे रहता है, मतलब पॉइंट के बाद क्या करते हैं, मशीन सेट होने के बाद क्या, तो वही देखते रहो। एक बार मशीन फिक्स हो जाए तो हम वहाँ पे उसका होल करना कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले तो मतलब हमें कंक्रीट में फ्यूचर में होल्ड करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर पे, स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि जब आप उसमें होल्ड करोगे तो कंक्रीट ही नहीं, जो हमारा रीइंफोर्समेंट होगा, क्या पता रास्ते में मेन रीइंफोर्समेंट हो और वो कट जाएगा, इसका इफेक्ट उसकी स्ट्रेंथ पे पड़ेगा। तो मतलब पहले ही अगर इस चीज़ को नोटिस करके पीवीसी पाइप्स प्रोवाइड कर दी जाए तो वो बेटर रहती हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आपकी मतलब अभी होल कोर हो चुका है उसमें, मतलब मशीन ने उतना काट दिया है, तो अब वो इजीली उधर से निकल जाएगा। बाकी इसमें इतना बताने वाला कुछ नहीं है, मतलब हम इधर कोर कर रहे हैं, मतलब कहीं भी हमें होल करना हो कंक्रीट में कि फ्यूचर में हमें नीड पड़ेगी, यहाँ से वायर्स जानी है, जहाँ कुछ और आपको प्रोवाइड करना है इस वे से, तो वहाँ हम कोर कटर कर देते हैं। बाकी हम कोर कटर करते हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, वहाँ भी हम कोर करके उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं मशीन पे। तो यही तो आज का हमारा टॉपिक था कि मतलब हम कोर कटर क्यों करते हैं, क्या हमारा सही रहता है कोर कटर करने कंक्रीट में, तो उसी पे आज का हमारा टॉपिक था। अभी नेक्स्ट इसका प्रोसीजर देखते जाओ कैसे है। अभी एक देखो कोर हो चुका है, निकल गया है उसका कंक्रीट। बोलता दिले बोलता तो यार आना बड़ो वादळी पाणी देता हो बराबर एक बाल्टी पानी दिए थोड़ा फट कम फट। ये हमारा सिलेंडर टाइप मतलब एक पीस निकल चुका है कंक्रीट का। तो ऐसे ही सेम अगर आपको उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है तो ऐसे ही शेप का मतलब निकल जाएगा और उसे आप मशीन पे रख के स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो कि। तो फ्रेंड्स आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ, साइट्स पे या घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। और इसका मतलब आपको इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्यूरिंग क्या है और हम क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन को दबा के वीडियो का अपडेट इजीली पा सकें। तो फ्रेंड्स आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो क्यूरिंग पे है। तो आज मैं क्या क्या बता दूंगा वो मैं पहले बता दूंगा आपको। एक तो बताऊंगा हम क्यूरिंग क्यों करते हैं, दूसरा हमें जूट बॉक्स जो रहते हैं इनको प्रोवाइड करना चाहिए या पॉन्डिंग अच्छा है, तो इसके बारे में सब में मैं आप आज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम क्यूरिंग करते क्यों हैं। क्यूरिंग करने का मेन पर्पस तो एक तो ये रहता है कि जो हमारा स्ट्रेंथ रहती है, कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ले। इससे मतलब अगर हम क्यूरिंग करेंगे तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है इसकी स्ट्रेंथ पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। दूसरा इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। तीसरी चीज़ होगी इसके मतलब क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि जब अगर आप पानी नहीं प्रोवाइड करोगे तो श्रिंकेज होगी या मतलब थर्मल इफेक्ट होगा, तो उससे क्या होता है हमारी कंक्रीट सरफेस पे क्रैक्स डेवलप होते जाते हैं। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि मतलब अगर वाटर और जो सीमेंट है उसकी रिएक्शन होती है, उससे क्या होता है हमारे इसमें क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब कंक्रीट में उसमें क्रिस्टल्स, तो उससे क्या मतलब क्रिएट होते हैं, उससे हमारी स्ट्रेंथ इसमें कंक्रीट में आती है। ये हाइड्रेशन का है प्रोसेस है, इसमें मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। सामने आप देख रहे हो हमारी जूट बॉक्सेस,
मतलब जो गन्नी बैग्स भी जिनको बोलते हैं हमने यूज़ किए हैं, क्योंकि हम जो हमारा वर्टिकल रहती है बॉल होगी, वर्टिकल कॉलम होगा जहाँ जो बॉल होगी उस पर हम ऐसे इजीली नहीं हो सकता कि हम उस पर कोई पॉन्ड बनाए, या क्योंकि स्प्रिंकलिंग काफ़ी महंगा प्रोसेस है तो वो भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं जूट बॉक्स उस पर लगाते हैं और उस पर पानी हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं। क्योंकि अगर क्या होता है मतलब 7 to 14 डेज़ हमारे पोर्टलैंड सीमेंट की आपको क्यूरिंग करते रहनी चाहिए। बाकी रैपिड हार्डनिंग है जो अलग है, तो उसमें कोई क्या होता है रिड्यूस हो जाते हैं दिन में, एज पर कोड आप देख सकते हो उस पर दिया रहता है। दूसरा हो गया इसमें क्या है कि आपको कंटिन्यूस इसको 7 से 14 दिन आपको इसको क्यूरिंग करते रहनी है। और सबसे बेस्ट प्रोसेस है मतलब इसका पॉन्डिंग का, लेकिन पॉन्डिंग में भी आपको एक चीज़ ये क्या देखनी है कि उसका जो टेम्परेचर है 15 फ़ारेनहाइट से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कम हो गया कि तो उसमें क्या होगा कि हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, और 40 से कम हो गया तो बिल्कुल ही हाइड्रेशन प्रोसेस बंद हो जाता है। तो इसलिए जो आपका मतलब पानी का टेम्परेचर जो यूज़ करोगे तो वो मिनिमम 50 से ऊपर होना चाहिए। और दूसरा मतलब स्प्रिंकलर जैसे पानी सामने देख रहे हो आप फेंक रहा है, ये प्रोसेस भी किया जाता है जहाँ ईजिली आप पहुँच नहीं सकते हो, जहाँ जो भी है वहाँ आप स्प्रिंकल कर सकते हो। मेनली हमारे साइट पे कितने प्रोसेस देखे जाते हैं, पॉन्डिंग देखा जाता है, एक तो जूट बॉक्स टांगे रहते हैं उन पे हम क्यूरिंग करते हैं, दूसरा पाइप से मतलब शॉवर करके हम क्यूरिंग कर सकते हैं। और इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि आप जूट बॉक्स जो यूज़ करते हो तो वो बेस्ट प्रोसेस है कि पॉन्डिंग, तो देखा जाए तो दोनों मतलब अपने हिसाब से बेस्ट ही है, क्योंकि वर्टिकल में आप पॉन्डिंग नहीं कर सकते और जूट बॉक्स ही कर सकते हो। लेकिन जूट बॉक्स का क्या रहता है कि मतलब उड़ने का डर रहता है, या क्या होता है कि उसमें तो प्रॉपर अगर पानी नहीं मारोगे वो गिरने का डर रहता है, तो इसकी वजह से भी हमें जूट बॉक्स नहीं यूज़ करनी चाहिए इसमें। और बाकी है क्या क्यूरिंग का मेन पर्पस क्या है, मैंने अभी 3 चीज़ें आपको बताई, क्योंकि अगर कोई आपको पूछेगा अगर ये 3 चीज़ें भी आप बोल दोगे तो बहुत हेल्पफुल होंगी। कि मतलब जो अगर हम क्यूरिंग नहीं करेंगे, एक तो हाइड्रेशन प्रोसेस बिल्कुल स्लो हो जाएगा, दूसरा ड्यूरेबिलिटी इसकी कम जो हो जाएगी, तीसरा जो कंक्रीट होगा वो अपनी मतलब जितनी उसकी टेम्परेचर गेन करनी होगी वो गेन नहीं कर पाएगा। तीसरा हो गया मतलब जो श्रिंकेज होगा या थर्मल इफेक्ट होगा उससे क्या क्रैक्स डेवलप हुए वो क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें कंटिन्यूस 7 से 14 डेज़ तक आपको कंटिन्यूस क्यूरिंग करनी रहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको साइट पे देखने को मिलेगा कि क्यूरिंग पे हमें मेन फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से होगी तो मतलब जो कंक्रीट होगा हमारी स्ट्रेंथ अच्छे से गेन कर लेगा। और देखा जाए तो मतलब अगर आप क्यूरिंग नहीं करोगे जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, मतलब जो स्ट्रेंथ होगी वो 50% ही गेन होती है विदाउट क्यूरिंग। अगर क्यूरिंग नहीं करोगे तो जो कंक्रीट को अपनी स्ट्रेंथ पकड़नी होती है 28 दिन में वो नहीं पर कर पाएगा। और दूसरी चीज़ देखी जाती है कि यहाँ पॉसिबल नहीं होता है कि मतलब हम क्यूरिंग कर सकें, तो वहाँ देखा जाएगा कि कैल्शियम क्लोराइड भी कुछ ऐड करते हैं हम क्यूरिंग के लिए। इससे क्या होता है मतलब टेम्परेचर बना रहेगा और क्यूरिंग प्रॉपर वे से हाइड्रेशन होती रहेगी और हमारा जो कंक्रीट होगा वो स्ट्रेंथ अच्छे से पकड़ लेगा। वाई वुड वी यूज 150 mm साइज क्यूब फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग, मतलब जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं उसमें हम 150 बाई 150 का ही क्यूब यूज क्यों करते हैं, मतलब 300 बाई 300 का क्यों नहीं, 400 बाई 400 का क्यों नहीं, तो इस पे बताऊंगा मैं आज। दूसरा है कि 2 टाइप के आपके देखे होंगे कि टेस्टिंग में हम स्क्वायर जो हमारा 150 बाई 150 का रहता है वो, और सर्कुलर भी देखा होगा आपने क्यूब टेस्ट किया जाता है। और तीसरा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में बेटर कौन सा है, स्क्वायर की बेटर है या सर्कुलर। और इसी में हमारा एक क्वेश्चन निकल आएगा जो पूछा भी जाता है कि हम साइड पे जो कवर यूज करते हैं, कवर ब्लॉक आरसीसी के, वो सर्कुलर ही क्यों यूज करते हैं वो भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट अपना टॉपिक उठाते हैं कि हम 150 बाई 150 का साइज का क्यूब ही साइड पे यूज क्यों करते हैं, दूसरा साइज क्यों नहीं लेते हैं। तो इसके पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो उसी पे हम पॉइंट्स करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपको पता चल जाएगा क्यों हम 150 बाई 150 ही यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सबसे यह है कि जो हमारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट रहती हैं तो सब में क्या होता है, जो मशीन लगभग यूज की जाती है 1000 किलो न्यूटन की, मतलब इतनी कैपेसिटी की मशीन यूज की जाती है। देखना आप कहीं भी अगर मशीन को यूज हो रही है तो वो 1000 किलो न्यूटन या 100 टन की ही होगी। दूसरा, अगर मतलब हमने एरिया बढ़ाया, जो क्यूब है हमारा मेन अभी आगे है जो आपको पता चलेगा, जो अगर हमने एरिया बढ़ाया, अगर 150 बाई 150 की जगह 300 बाई 300 का कर लिया
तो उसको फेल मतलब उसको टेस्ट करने के लिए, फेल करने के लिए हमें उतना ही लोड इंक्रीज करना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट है, ये याद रखना। जितना आपका एरिया रहेगा उतना ही आपको लोड भी बढ़ाना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कितना कैसे रहता है, कितना लोड चाहिए अगर आपको फेल करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप इजीली समझ जाओगे कि क्यों ये होता है। अगर ठीक है कोई कंक्रीट कर रहे हो आप M20, ठीक है, कोई स्लैब का कास्टिंग चल रहा है, उसके क्यूब भरे आपने 150 बाई 150 का, तो मिनिमम आपको कितना उसको ब्रेक करने के लिए, फेल करने के लिए, क्यूब के लिए आपको कितना लोड चाहिए, वो कैसे निकालेंगे हम, मैंने निकाला हुआ है यहाँ। M20 लिए तो मिनिमम आपकी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आती है, 23 न्यूटन आ जाती है, 28 दिन में इतना लगभग आ जाती है। तो कितना लोड चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, वो कैसे निकाल लेंगे, मैंने डायरेक्ट यहाँ निकाल के रखा हुआ है। पहले एरिया इंटू फार्मूला क्या रहता है, एरिया इंटू जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आने वाली है उसको, ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मतलब मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, 15 इंटू 15, ये हो गया आपका एरिया आ गया, इंटू इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 230 ये आ गया। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो किलो न्यूटन में आपकी जो वैल्यू आएगी, उतना लोड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको चाहिए उस क्यूब को फेल करने में। तो कितना आया हमारा, कितना लोड हमें चाहिए, 517। तो अगर 150 बाई 150 का M20 का बनाया तो हमारी कितनी मशीन रहती है, लगभग 1000 किलो न्यूटन की। तो ये इजिली हम इस पे टेस्ट कर सकते हैं। और वैसे ही अगर हमने इसका साइज इंक्रीज किया, अगर हमने इसका साइज इंक्रीज किया क्यूब का, 150 बाई 150 से हमने कर दिया 300 बाई 300, तो क्या हुआ, एरिया बढ़ गया। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, अगर एरिया बढ़ गया तो आपको लोड भी उतना ही चाहिए। तो कितना लोड चाहिए उस क्यूब को टेस्ट करने में या फेल करने में, तो वो कैसे निकालेंगे हम, हमारा 300 बाई 300 है, इसका एरिया निकाल लेते हैं, जैसे उधर निकाला हमने 15 बाई 15 का, इंटू अपना जो कितना मतलब M20 है ना, तो 230, तो निकालोगे आपको लगभग इतना लोड चाहिए उसको फेल करने में। तो मशीन की कैपेसिटी कितनी है, 1000 किलो न्यूटन। तो यहाँ आप पॉसिबल तो है नहीं कि मतलब वहां इसको टेस्ट कर सको आप लैब में। और दूसरी चीज रहती है कि वो मतलब इजीली आप 150 बाई 150 का भर सकते हो, इजीली उसका टेस्ट कर सकते हो। और साइड पे पॉसिबल नहीं होता है कि आप 3000 किलो न्यूटन की मशीन लगाओगे क्यूब टेस्टिंग के लिए, एक ये भी रीजन रहता है। और दूसरा रहता है, अगर आपने लगा भी दी इतनी, तो जब क्यूब ब्रेक होगा, सेफ्टी बहुत रिस्की रहता है, क्योंकि अगर ब्रेक होगा तो जो इसमें से जो एग्रीगेट निकलेंगे वो बुलेट की स्पीड से किसी को भी लग सकते हैं। ये मेन चीज रहती है, इसीलिए हम 150 बाई 150 का क्यूब हम साइड पे यूज करते हैं। और अगर देखा, इसमें मैं बताऊंगा भी नेक्स्ट, अगर हम 100 का क्यूब यूज करें तो क्या रहता है, क्या बेटर है, ये मैं लास्ट में अभी बताता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ, अपना पहला हो गया हमारा, अभी दूसरा है हमारा कौन सा बेस्ट है, मतलब सर्कुलर है कि स्क्वायर जो अपना क्यूब टेस्ट है, और इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ देखो, पहले इनका कंपैरिजन में एक ड्राइंग ग्राउंड बनाई हुई है। ये आ गया हमारा सर्कुलर जो हमारा टेस्टिंग, उसकी हाइट कितनी होती है, 300, और ये हमारा 150 बाई 150 का आ गया। अभी सबसे पहले इसमें एक समझना पड़ेगा आपको, फ्रिक्शन, मतलब कौन सा एरिया फ्रिक्शन से इफेक्टेड है और कौन सा नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों मैं बता रहा हूँ फ्रिक्शन से। ये इतना सा एरिया, ठीक है, ये और ये सर्कुलर में फ्रिक्शन से अफेक्टेड है। और इसमें क्या है कि ऊपर से लेके नीचे मतलब टोटल एरिया फ्रिक्शन से अफेक्टेड है। अभी होगा क्या, होता ये है जब आप इस पर लोड डालोगे तो जो क्या होगा कि कुछ तो इसमें क्या फ्रिक्शन से ही टूट जाएगा ये क्यूब आपका, क्योंकि यहां से यहां इसका लगभग एरिया प्लेट और इसमें फ्रिक्शन रहती है। तो ये आधा तो ऐसे फ्रिक्शन से टूट जाएगा, आधा लोड से। तो हमें क्लियरली नहीं मिल पाता है कि इसमें कितना लोड, मतलब इसकी कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। और इसमें क्या होगा, सर्कुलर में क्या होगा, ये जो देख रहे हो इतना एरिया आपका अनइफेक्टेड रहेगा, मतलब इसमें लगभग 0 आपकी फ्रिक्शन रहती है। ये जो रहती है इसमें प्लेट आ जाती है दोनों तरफ प्लेट में, तो वो दबने इसमें 0 फ्रिक्शन हो जाती है लगभग। तो इसमें हुआ क्या, हमें साइड पे कौन सा यूज करते हैं, क्यूब। तो हमें करना कौन सा चाहिए, सिलेंडर, मतलब बेस्ट जो रिजल्ट देता है सिलेंडर देता है, क्यूब नहीं देता है। और इसमें मैं बताऊंगा कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है सिलेंडर में और क्यूब में। तो हमेशा याद रखना, अगर इंटरव्यूज में पूछा जाए तो बोलना कि जो हमारा सिलेंडर का रहता है वो बेस्ट रहता है। अगर क्यूब टेस्टिंग या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हो तो सिलेंडर बेस्ट रहता है। और ऐसे ही इसी में क्यूब में बता दूं, कवर ब्लॉक अगर सर्कुलर रहेगा वो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, इससे क्यूब से 1.25 गुना सिलेंडर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी।
ये याद रखना। नीचे मैं इंपॉर्टेंट नोट्स में इंटरव्यूज के क्वेश्चन नीचे मैंने लिखे हुए हैं वो बताऊंगा, लेकिन ये इसमें पढ़ लो आप। अगला है, इसी को मैंने लिखा हुआ है, सिलेंडर गिव मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट फॉर अनएक्शन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिकॉज इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मशीन एंड प्लेट इज ऑलमोस्ट जीरो। वही जो मैंने आपको बताया वो इसमें मैंने थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। तो अगला क्या है, जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आज टॉपिक उठाया है उसमें से इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सिलेंडर स्ट्रेंथ वही जो मैंने बताया अभी, कितनी टाइम ज्यादा होती है, मतलब इसको सीधा लिख दो, ये आ गया हमारा क्यूब की स्ट्रेंथ आ गई, ये 1.25 या 0.8 उससे ज्यादा होती है, मतलब सिलेंडर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा देता है 0.85 क्यूब से। दूसरा है, अगर हम स्मॉलर साइज का क्यूब यूज करेंगे, मतलब 150 बाई 100 का, तो इसमें थोड़ी फ्रिक्शन कम हो जाएगी, और लोड तो 100 बाई 100 का अगर यूज करते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड जो हम 150 बाई 150 का यूज करते हैं, ये भी याद रखना। अगला है हमारा, अगर स्मॉलर सिलेंडर यूज करेंगे, मतलब साइज से स्मॉलर करेंगे, वो भी अच्छा रिजल्ट देगा। ये तो अननोन चीज है कि इंसर्ट प्लेट क्या होती है और हम क्यों यूज़ करते हैं, मतलब साइड पे एक इंसर्ट प्लेट के बारे में बताऊंगा। दूसरा मैं बताऊंगा कि हम जो नट बोल्ट करते हैं यूज़, मतलब कॉलम्स में हो गया या वॉल्स में हो गया, वो किस काम आते हैं इन फ्यूचर, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली है नेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इंसर्ट प्लेट का। तो सामने आप देख रहे हो इंसर्ट प्लेट लगी हुई है, मतलब रेलिंग लगी हुई है। ये रेलिंग किसके ऊपर खड़ी है, इंसर्ट प्लेट पे। मतलब अगर इंसर्ट प्लेट लगाई रहेंगी तो सीधा उन पे जो भी स्ट्रक्चर आएगा उसको वेल्ड कर देंगे और वो इन फ्यूचर सेफ रहेगा, उसमें कोई क्रैक नहीं आएगा। घर पे क्या किया जाता है कि रेलिंग के लिए बाद में होल करके उसमें रेलिंग की जाती है, उससे क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं। तो आप इंसर्ट प्लेट यूज़ कर सकते हो। पहले कुछ भी मतलब प्लेट है आपके पास स्टील की इसमें, तो उसको रंग्स लगा के उसको कर सकते हो। इस पर मेरी एक पहले वीडियो आ चुकी है इंसर्ट प्लेट पे, तो वो आप देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि पहले इंसर्ट प्लेट है क्या, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें अभी काफ़ी इतना आइडिया नहीं आ रहा होगा साइड का। तो सामने ये सब इंसर्ट प्लेट लगाई हुई हैं, इस पर रेलिंग वेल्ड कर सकते हैं। जो भी फ्यूचर में जो भी आएगा उसको हम वेल्ड करके कर सकते हैं। आगे मैं दिखाता हूँ आपको, मतलब रेलिंग होती है या जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर रहते हैं उनको सिंपली वेल्ड कर सकते हैं। अभी ये सामने जो आप देख रहे हो रेलिंग का है हमारा, अभी ये सामने देख रहे हो ये है हमारा केबल ट्रे स्पोर्ट, मतलब इसके ऊपर केबल्स आने वाली हैं, तो उसके लिए उन्होंने गैजेट प्लेट से उसको वेल्ड किया हुआ है। ये सामने आप देख रहे हो। तो इंसर्ट प्लेट का मेन काम क्या है साइड पे, कि जो भी मतलब फ्यूचर में अगर कोई स्ट्रक्चर आने वाला है उसमें, तो स्ट्रक्चर बन चुका है तो वहाँ इजीली वेल्ड करके, सामने भी ये देख रहे हो यहाँ कुछ वायर्स वगैरह या पाइप्स आएंगी, तो उनके लिए यहाँ चैनल्स फिक्स किए हुए हैं। अभी मैं बताता हूँ बोल्ट का। सबसे पहले क्या है, जैसे ये कॉलम है हमारा एक, यहाँ बोल्ट फिट किए जा रहे हैं, 30 mm का बोल्ट है और 1 मीटर लॉन्ग। ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है, ये मतलब फ्यूचर में यहाँ पाइप रैक आने वाला है, तो उसका जो फ्रेम होगा उसको कॉलम बन गया होगा, तो उसको बिठाने के लिए, मतलब उसको फिक्स करने के लिए यहाँ कॉलम में डाल दिए रहते हैं, और इसका जो थ्रेड बाहर रहता है और उसमें स्ट्रक्चर बिठा दिया जाता है। जैसे अभी ये कॉलम हमारा कास्ट होने के बाद कैसे दिखेगा, मतलब सिर्फ उसका ऊपर प्रोजेक्शन रहेगी। प्रोजेक्शन ड्राइंग में मेंशन की होती है, इस पर मैंने वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। ये प्रोजेक्ट जो रहती है ये मतलब अकॉर्डिंग ड्राइंग रहती है, वैसे हम स्ट्रक्चर इसके ऊपर बिठा देते हैं। सामने आप देख रहे हो, मतलब ये जो नट बोल्ट था इसके ऊपर फ्रेम बिठा दिया है, तो इसमें नीचे ये जगह बची हुई है किसके लिए, यहाँ पे इसके बाद ग्राउटिंग आ जाती है। ग्राउटिंग पे भी हमारी एक वीडियो है, आप देख सकते हो कि कैसे उसका प्रोपोर्शन रखते हैं, कैसे रेशो रहती है, वो सब उसमें दिया रहता है। आपने देखा होगा आरसीसी स्ट्रक्चर रहते हैं हमारे ऊपर, उसके ऊपर फैब्रिकेशन वर्क हुआ होता है, तो वो फैब्रिकेशन वर्क उसके ऊपर रुका कैसे होता है, हम नट बोल्ट्स जो रहते हैं मतलब कंक्रीट में कैसे फिट करते हैं। सामने आप देख रहे हो नट बोल्ट निकले हुए हैं, इनका भी एक प्रोसीजर रहता है पूरा फिट करने का। इनका मतलब थोड़ा भी अगर इधर उधर 5 mm 10 mm इधर उधर होगा तो हमारा वो जो फैब्रिकेशन बोर्ड होगा, जहाँ जो कॉलम रहेगा स्टील का, वो उस पर अच्छे से फिक्स बैठेगा नहीं। तो इसको कैसे फिक्स करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर रहता है, ड्राइंग में कैसा दिया रहता है, वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगा। स्टार्टिंग से पहले मैं ड्राइंग दिखाऊंगा, फिर आपको साइड पे लेके जाऊंगा, वहाँ दिखाऊंगा कि हम फिक्स कैसे करते हैं। ठीक है, सामने आप ड्राइंग देख रहे हो, ये प्लान है हमारा, एक कॉलम है। ठीक है, तो PD1 हमारा कॉलम है, इसमें हमें बोल्ट फिक्स करने हैं। सामने देखो बोल्ट की सेक्शन दिखाई हुई है कि ऐसे आपके आएंगे, और नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं हमारे, 1 2 3 4, देखो बीच में दिया हो पॉइंट सा, और ये मतलब अंदर कितना है उसका 350, और इधर से कितना है उसका 150। मतलब ये देख लेना, ये काम आएगा होल करने के टाइम।
ठीक है, ये देख लिया आपने। अभी मैं इसका दिखा देता हूँ नाम क्या होता है। मतलब ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे दिया रहता है। जैसे हमारा 4 है, 4 क्या होगा, नंबर ऑफ वोल्ट, ठीक है, याद रखना। और 5 क्या है उसका, टाइप ऑफ वोल्ट। और जो M16 है वो क्या है, डाई ऑफ वोल्ट। और N2 क्या है, 2 नट्स है मतलब। और 100 क्या था हमारा, उसकी प्रोजेक्शन जो ऊपर निकली हुई है, सामने देख रहे हो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। अभी ड्राइंग में उसने दिया हुआ है पूरा, मतलब हमें बताया होगा कि 350 आपको ऐसे रखना है और यहाँ से कितना रखना है आपको, 150। तो ये मैं मार्किंग करके आपको प्लाई बोर्ड पर दिखाऊँगा अभी। इस काम में मतलब पूरी परफेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी 5-10 mm इधर उधर हो गया तो स्ट्रक्चर बिठाने में दिक्कत हो सकती है। तो अभी मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, सेंटर निकाल लेना है हमारा। जो भी कॉलम होगा उसका सेंटर निकाल लेना है। वहाँ से उसने डायमेंशन दी होगी, दोनों तरफ 75-75 ले लिया। आप पीछे में वीडियो पॉज करके देख सकते हो ड्राइंग में कि कैसे दिया हुआ है। तो मैं बता देता हूँ, 150 हमें इस तरफ से है और 350 इधर है। पहले सेंटर मार लेना है दोनों का, सामने देख लो आप। फिर दोनों तरफ 75-75 ले लेंगे तो हमारा 150 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ हम इसको अच्छे से मार लेंगे। आप सामने देखते जाओ प्रोसीजर कैसे कर रहा हूँ। ये 75 मैंने इस तरफ मार दिया। अभी क्या करेंगे, जो लॉन्ग साइड था वहाँ था 350, तो उसका सेंटर निकाल लेंगे पहले हम। कॉलम का जो भी है हमारा सेंटर निकाल लिया। और सेंटर निकालने के बाद हमें 350 था, तो 350 का आधा कर लेंगे हम, 175-75 दोनों तरफ हम मार देंगे मार्किंग। ये क्यों मार रहा हूँ मैं आगे दिखाता हूँ आपको, कि मतलब एक काटकोना टाइप बन जाएगा। तो हम सीधा उसको मिला के पॉइंट मिल जाएगा हमारे कॉलम का, कि हमारा नट बोल्ट किस में आएगा। देखिए ये हो गया। अभी हम दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमारा नट बोल्ट कहाँ आना है। तो ये सीधा मार्किंग, ये मिल, एक तरफ से ये आ गया और दूसरी तरफ से हमारा सीधा ऊपर से आ जाएगा। आप देखते रहिए सामने। आपको बस ये करना होता है कि दोनों का मतलब सेंटर निकाल ले देना है और दोनों की तरफ मतलब उसको आधा आधा करके बांट देना है। और फिर उसको क्या करना है, मिला देना है। मतलब तो आपका नट बोल्ट का सेंटर आ जाएगा। और इसमें पूरा मतलब थोड़ा भी 5-10 mm भी मिस्टेक रहेगा तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है नीचे बाद में स्ट्रक्चर बिठाने में। अभी एक बार हमारी मार्किंग हो गई, मतलब अभी ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें होल कर लेंगे, मतलब नट बोल्ट ईजिली घुसा सकें। तो सामने देख रहे हो हमने पॉइंटिंग मार्किंग पे होल कर दिया। तो एक बार होल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उसके बाद मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाते जाता हूँ, बस आप देखते रहिए सामने की। मतलब स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोसेस क्या रहता है। ये तो चलो मतलब मार्किंग और होल का मेन प्रोसेस रहता है उसको बिठाने का। उसका मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब वो परफेक्ट बैठा है कि नहीं, हम बाद में टोटल स्टेशन से भी उस पर मार्किंग करेंगे कि नट बोल्ट पे कि हमारा प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। चारों तरफ होल करने, क्योंकि हमारे यहाँ 4 नट बोल्ट है। कई बार क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा भी नट बोल्ट होते हैं तो उसे हम बिठा सकते हैं। मतलब 4 है 8 है, वैसे उस पर मार्किंग ड्राइंग में दिया रहेगा, उससे आप इजीली कर सकते हो। एक बार जब आपके होल हो जाए, मतलब उसमें हम अपना जो हमें दिया होगा कि नट बोल्ट M16 का डालना है, M20 का डालना है, वो फिक्स कर लेंगे उसकी प्रोजेक्शन के हिसाब से। मतलब जैसे उसने दिया था कि 100 mm हमारी प्रोजेक्शन रहेगी, तो उसी हिसाब से हम इसमें फिट करेंगे कि हम जो हमारा कंक्रीट लेवल होगा उससे 100 mm ऊपर रहना चाहिए। ये हमने उधर रखा हुआ है, ठीक है। और नीचे से हम ये रहता है कि यहाँ पे मतलब एक बना रहे, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन या एलोंगेशन हो या ग्राउंडिंग करना हो, मटेरियल डालना हो, तो अच्छे से उसमें बॉन्ड बन जाए। मतलब एक बार इसमें हम ये फिक्स कर लेंगे नट बोल्ट। और बीच में क्यों रखा हुआ है ये, मतलब इसमें हम इजीली कंक्रीट डाल सकें। देखो सामने, अभी मैं दिखा भी देता हूँ, कॉलम में देख रहे हो आप। अगर हम पूरा फिक्स कर देते तो कंक्रीट डालने की जगह नहीं बचती, इसलिए हमने यहाँ होल किया। और काफ़ी प्रोसीजर होते हैं इसके मतलब करने के। आप सरिये पे रख के नट बोल्ट कर सकते हो या टेम्पलेट बना के इसको कर सकते हो। एक बार हमारा ये खुद से फिक्स हो जाए, उसके बाद क्या करना है, ऑटो लेवल से या TS से उसका पहले तो लेवल चेक कर लेना है, बाकी उसमें पोजीशन चेक कर लेनी है। और ये आपको जो इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कहाँ से, ऑटोकैड से। इजीली आप इसको स्केच, या तो ड्राइंग मिला होगा या तो आप ड्राइंग के हिसाब से वहाँ कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। इस पर मैं वीडियो लाऊंगा कि हम कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं इसके। तो एक देखो, जैसे यही प्रोसीजर चल रहा है कि नट बोल्ट का हम
उसमें TS में कोऑर्डिनेट डाल के इसको कर सकते हैं। जहाँ भी हमें आगे पीछे करना रहेगा हम कर लेंगे। एक बार पूरा फिक्स हो जाए उसके बाद हम इसको टाई कर लेते हैं अच्छे से। ऐसे ही हम चारों मतलब जो हमारे चार जैसे नट बोल्ट थे चारों पे एक बार रख के हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो नट बोल्ट है वो सही पोजीशन में है कि नहीं। ठीक है, वैसे ही एक बार हो जाए उसके बाद हम इसको अच्छे से कंक्रीट कर सकते हैं। और कंक्रीटिंग के बाद आपको कैसे मतलब देखने को मिलेगा, देखो ये हमारी जो प्रोजेक्शन थी 100 mm वो प्रोजेक्शन बाहर है। और इसके बाद क्या 25 mm की ग्राउटिंग आती है, बेस प्लेट आती है, वो सब मैं एक बार आपको ड्राइंग में दिखा देता हूँ। ठीक है, आप सामने देख रहे हो जैसे मैंने अभी साइड पे भी आपको दिखाया कि कैसे रहता है। मतलब ये देखो ऊपर हमारा इसमें फैब्रिकेशन वर्क आएगा। इसके बाद जब हमारे नट बोल्ट निकल जाएंगे इसमें से तो ऊपर ऐसा ही स्ट्रक्चर इस पे बनाया वो फिक्स कर लेंगे नट बोल्ट पे। एक मैं इसकी सेक्शन नीचे दिखा देता हूँ आपको। देखो सामने इसमें दिखाए हुए, देखो 2 सेक्शन में दिख रहा हुआ है कि हमारे 2 नट बोल्ट हैं और उस तरफ भी 2। नीचे क्या होता है इसके एक बेस प्लेट आती है और उसके ऊपर मतलब पूरा स्ट्रक्चर बिठा के वो नट बोल्ट उसको अच्छे से टाई कर देते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसीजर रहता है। सिंपल नहीं है, मतलब इसको कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं क्योंकि इसमें टॉलरेंसेस 0 लेके आपको काम करना होता है। तो आज मैं बताऊंगा कि हॉन्च बार क्या होता है, हॉन्च होता क्या है, इसको प्रोवाइड कहाँ करते हैं और इसका फंक्शन क्या है, सब इसमें मैं स्टिल डिटेल बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको साइड विजिट करवा देता हूँ एक सामने, तो उसके बाद मैं इसका थियोरेटिकल पार्ट दिखाऊंगा कि स्टील डिटेल कैसे दी रहती है और मेन फंक्शन क्या है स्टील डिटेल का। ठीक है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सब देख रहे हो सामने ये जो स्लोप्ड एरिया दिख रहा है आपको, मतलब ये वॉल है वर्टिकल और वहाँ से स्लोप्ड एरिया है। ये क्या है, ये जो इस मतलब एरिया को बोलते हैं वो है हमारा हॉन्च। ठीक है, और इसका प्रोवाइड करने का मतलब क्यों हम इसे प्रोवाइड करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ थियोरेटिकल पार्ट के साथ। तो मेन यही है कि जो हमारा हॉन्च होता है वो दिखता कैसा है, मतलब जो स्लोप्ड एरिया होता है वो उसे हम हॉन्च बोलते हैं। मेन जो आपको फंडा इसका समझना है हॉन्च प्रोवाइड क्यों करते हैं वो है शेयर, मतलब जो शेयर फोर्सेस होती हैं उनको काउंटर करने के लिए मेन जो हमारा फंडा रहता है हॉन्च प्रोवाइड करने का, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट में आगे दिखाऊंगा भी, मतलब कितना मिनिमम आपको स्टील प्रोवाइड करना है, कितना स्लो प्रोवाइड करनी है, वो चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ। सामने आप देख रहे हो पूरा, मतलब ये हमारा एक टैंक है, वाटर टैंक है, उसमें हमने ये हॉन्च प्रोवाइड किया है। ये हॉन्च प्रोवाइड करने का रीज़न क्या रहता है, ये है मतलब इसमें जो मेनली जो वाटर टैंक रहता है उसमें हम प्रोवाइड करते हैं कि वाटर प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा होता है कॉर्नर्स पे और लीकेज का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ हॉन्च प्रोवाइड कर देते हैं। और शेयर फोर्स भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ रहेगी, इसके मतलब साइड्स पे ही। तो इसको काउंटर करने के लिए हम हॉन्च प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें होता क्या है, हॉन्च का होता क्या फंडा है कि इसकी डेप्थ ज़्यादा हो जाती है और इसमें क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ हॉन्च प्रोवाइड कर देते हैं। अभी मैं इसका थियोरेटिकल पार्ट आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको समझना क्या है, जो हॉन्च है मतलब मैं पहले दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा हॉन्च बार, मतलब ये हमारी एक वॉल है, कोई भी वॉल ले लो, आपकी रिटेनिंग वॉल है, वाटर टैंक की वॉल है या कुछ भी जो कल्वर्ट है उसकी वॉल है। तो ये जो प्रोवाइड करते हैं मतलब हॉन्च, मैं इसका सेक्शन दिखा देता हूँ आपको, फिर स्टील डिटेल बताता हूँ आपको। ये हमारा टैंक आ गया, जैसे मैंने साइड को दिखाया। तो ये जो हम स्लो प्रोवाइड करते हैं ये हो गया हमारा हॉन्च बार, और इसकी रेशो क्या रहती है 1:1 की स्लोप आपको प्रोवाइड करनी है। और मिनिमम ग्रेड आपको कितना करना है इसमें, M20 मिनिमम ग्रेड प्रोवाइड करना है। उसके बाद अगर कम करोगे वो अगर वाटर स्ट्रक्चर है वो क्रैक आ जाएंगे और डिटोराइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेन जो स्लोप्डी एरिया है, आपने कल्वर्ट्स देखे होंगे, बॉक्स कल्वर्ट रहता है जो, उसमें भी ऐसे ऐसे प्रोवाइड किया होता है। क्यों प्रोवाइड किया होता है, मतलब जो वाटर प्रेशर रहता है ओरिएंटल मतलब प्रेशर का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इस एरिया में, और लीकेज होने के चांसेस यहीं होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम यहाँ हॉन्च बार प्रोवाइड कर देते हैं और उसको कंक्रीट से भर देते हैं। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो ये हमारी वर्टिकल वॉल है, 16 का स्टील 120 के सेंटर से प्रोवाइड करना है थ्रू आउट। और ये हॉन्च बार है जो, ये भी आपको कौन सा मतलब इन्होंने क्या किया है, नहीं तो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया होता है कभी कभार। एक मतलब ऐसे आपकी वो रहेगी, जो भी बार होगा उसमें क्या करते हैं एक एक्स्ट्रा बार यहाँ से ऐसे ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारा हॉन्च बार आ गया।
लेकिन इसमें क्या किया है, जो हमारा वर्टिकल बार है उसी में से बार को बेंड करके सीधा बॉटम में ले लिया है। तो ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हॉन्च बार, आपको पता चल गया हॉन्च बार क्या होता है और हंच क्या होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अभी मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या काम होता है। अगर वाटर स्ट्रक्चर है आपका तो वहाँ काम है उसका, वाटर प्रेशर ज़्यादा होता है बॉटम में, शेयर फोर्स मतलब उधर ज़्यादा होगी, तो उसको काउंटर करने के लिए ये होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर जो हमारा रिटेनिंग वाल है, रिटेनिंग वॉल में क्या काम है हॉन्च का काम है जो मतलब प्रेशर रहता है, सॉइल प्रेशर रहता है वो बॉटम में मैक्सिमम रहेगा, उसको ऐसे एक्टिव और पैसिव होता है, इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पूछेंगे कि रिटेनिंग वॉल में क्या है, सॉइल प्रेशर को काउंटर करने के लिए वहाँ हंच प्रोवाइड करते हैं। और अगर हमारे जो कल्वर्ट्स रहते हैं तो उसमें क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो करते हैं हम उसमें भी मतलब जब फ्लड वगैरह आएंगे वाटर प्रेशर सबसे ज़्यादा तब होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम वहाँ कल्वर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ ये स्टील बार दिया हुआ है, ये बॉटम में गया, ये जो भी ये हमारा टैंक का वो था मेन इन्फोर्समेंट है, यहाँ दिया हुआ है 150 के सेंटर प्रोवाइड करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ये तो चलो रहा आपको ड्राइंग पढ़ने का। बाकी मेन फंडा क्या था आज मैंने आपको बताने का, हॉन्च क्या होता है और हॉन्च बार क्यों प्रोवाइड करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ पीसीसी पे। पहले 3 टॉपिक कवर करूंगा कि हम पीसीसी प्रोवाइड क्यों करते हैं, और क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि पीसीसी का जो सरफेस रहता है वो रफ रखना चाहिए कि सॉफ्ट। और तीसरा जो चीज़ है वो बताऊंगा कि जो मिनिमम ग्रेड आपको यूज़ करना है पीसीसी में वो कितना होता है और उसका क्या प्रोसेस रहता है, मतलब कैसे निकालते हैं कितने एरिया के लिए कितना आपको पीसीसी करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज का टॉपिक। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। सामने आप देख रहे हो हमारा पीसीसी वर्क चल रहा है। मेन चीज़ पहले मैं बता देता हूँ कि आपको जो मिनिमम ग्रेड यूज़ करना है पीसीसी में वो आपका M10 रहता है, ठीक है। जो मिनिमम ग्रेड आपको यूज़ करना होता है M10, और जो उसमें एग्रीगेट साइज़ रहेगा वो 20 से 40 mm का आपको यूज़ करना है। ये गाँव में क्या किया जाता है, पीसीसी किया जाता है सिर्फ क्या करते हैं 40 mm का एग्रीगेट यूज़ करते हैं और सैंड और सीमेंट थोड़ा बहुत उसमें मिक्स करके, कोई रेशियो प्रॉपर नहीं करते। उसमें उस पीसीसी का काम कुछ नहीं रहता क्योंकि उसमें क्या रह जाता है, वॉइड्स रह जाते हैं। और मेन जो पीसीसी का काम है वो ख़त्म करना है, मतलब लिंक ख़त्म करना है जो हमारी नीचे सॉइल होती है और कंक्रीट और सरिये के बीच में जो लिंक होता है वो बिल्कुल ख़त्म करने का काम मेन जो पीसीसी प्रोवाइड करने का होता है। ऐसे तो बोला जाता है कि जो लेवल सरफेस प्रोवाइड करने के लिए होता है, अगर सॉइल का भी आप लेवल सरफेस प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन मेन जो फंडा है वो है कि जो सरिया रहता है उसको सॉइल से दूर रखने के लिए हम पीसीसी प्रोवाइड करते हैं। होता क्या है, अगर आपका जो सरिया है सीधा सॉइल की कांटेक्ट में आएगा, क्रोजन करेगा, मतलब धीरे धीरे सड़ता जाएगा, उससे कंक्रीट खत्म हो जाएगा और वो जो फाउंडेशन होगी आपकी वो वीक होगी और थोड़े दिन में गिरने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। अगर सीधा आप सरिया कांटेक्ट सॉइल में आएगा तो उसमें केमिकल अटैक भी हो सकता है और वो सरिया डिट्रॉइड करके कंक्रीट डिट्रॉइड करेगा और ख़राब हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या रहती है, अगर आप डायरेक्ट मतलब कंक्रीट करोगे, आरसीसी जो आपका रहेगा सॉइल पे, उसमें क्या होगा, जो सीमेंट होता है, सीमेंट और वाटर क्या होगा वो अब्जॉर्ब कर लेगा, सॉइल क्या होगी वो खींच लेगी पूरा। उससे क्या होगा, आपकी जो हाइड्रेशन प्रोसेस होगा, पानी नहीं होगा, और वो मतलब उसकी जो कंक्रीट होगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी 20 से 25% कम हो जाती है अगर आप डायरेक्ट आरसीसी करोगे सॉइल पे, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और दूसरी चीज़ पीसीसी में आपको क्या देखना है, ये हमारा कवर हो गया कि हम पीसीसी प्रोवाइड क्यों करते हैं, इससे आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको सरफेस जो होता है वो रफ रखना चाहिए कि फिनिश। तो सामने आप देख रहे हो ये फिनिश नहीं है ना, आप इसको रफ बोल सकते हो। तो ऐसा सरफेस अगर रहेगा आपका तो आपकी पीसीसी उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब थोड़ा बहुत उसको रफ रखना है, ये नहीं बिल्कुल फिनिश कर देना है कि आरसीसी और पीसीसी में कोई बॉन्ड ही नहीं बने। तो थोड़ा बहुत आपने उसको रफ कर देना है, पहले फिनिश कर लो, उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत रफ टेक्सचर दे दो। अभी मैं बात करूं अगर टेक्निकल का, तो इसमें जो इसकी स्ट्रेंथ रहती है वो 200 से 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है। ये याद रखना क्योंकि ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो दूसरी चीज़ है, तो आपको मैक्सिमम जो थिकनेस रखनी होती है पीसीसी की वो कितनी रखनी होती है, 150 mm, और मिनिमम थिकनेस कितनी रखनी है इसकी, 75 mm। ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट चीज़ जो है, जो जब भी आप मतलब एज ए सिविल इंजीनियर जब भी आप पीसीसी करवाओ तो जो नीचे सॉइल होगी उसकी कंपैक्शन वेल अच्छे से होनी चाहिए, और दूसरी वो एक लेवल पे होनी चाहिए कि उसमें मिनिमम आपकी जो पीसीसी की हाइट है 75 mm आ रही है कि
नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसको जो पीसीसी होती है इसे हम साइड पे क्या टेक्निकल नाम क्या, इसको ब्लाइंडिंग करके भी मतलब कहते हैं, एक दूसरा नाम इसका। जब आप लोग साइट पे जाओगे तो ये वर्ड काफ़ी सुनोगे, क्योंकि इस पर एक फॉर्मेट बनना पड़ता है। अगर आपको वो फॉर्मेट चाहिए आईटीपी का, तो वो हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा था कि इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए कैसे होता है, तो इस पर एक वीडियो भी है। बाकी इसकी वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें पूरा आपको थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा इसका। तो ये टॉपिक था हमारा कि हम क्यों पीसीसी प्रोवाइड करते हैं। तो मेन रीज़न वही है कि वो सरिये को क्रोजन ना मतलब कॉन्टैक्ट में ना आए सॉइल के, और अगर सॉइल सीधी आरसीसी पे करेंगे तो वो मतलब स्लरी पूरी अब्जॉर्ब कर लेगी। याद रखना हमेशा आपको इसकी जो फिनिशिंग रखनी होती है वो रफ रखनी है थोड़ी, और कभी भी पीसीसी करके ऊपर उसके ऊपर सीमेंट कभी नहीं बिखेरना है, ये ध्यान रखना। तो ये था फ्रेंड्स हमारा छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लाने वाला हूँ, आईटीपी लाने वाला हूँ, डेली रिपोर्ट्स पे लाने वाला हूँ। बिग क्यू क्या है, अमेंडमेंट क्या है, जेएमआर क्या है, ये जो भी टॉपिक यूज़ होते हैं जो ऑफिस वर्क में, कंस्ट्रक्शन में, वो सब मैं टॉपिक लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो भी आपको इस वीडियो में नहीं समझ आया उस पर कमेंट करो, मैं उसका तुरंत